सुप्रभात बच्चों। आज आपको संस्कृत अनुवाद मैं समझाने जा रही हूँ कि संस्कृत अनुवाद हम किस तरीके से करते हैं। संस्कृत भाषायाम अनुवाद कार्यम अर्थात संस्कृत में अनुवाद करते वक्त हमें कुछ ऐसी बातें हैं जिनका विशेष रूप से ध्यान रखना है। ध्यान रखने योग्य बातें ये हैं। पहला ये है कि सर्वप्रथम वाक्यों को ध्यान से पढ़ना चाहिए तथा कार्य और क्रिया का समुचित ज्ञान करके ही अनुवाद कार्य प्रारंभ करना चाहिए। अर्थात जब भी हम अब वाक्य बनाते हैं उस समय सबसे पहले हमें कर्ता अगर एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन में होगी, कर्ता अगर द्विवचन में है तो क्रिया भी द्विवचन में होगी, अगर कर्ता बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में होगी। अर्थात क्रिया कर्ता के अनुसार ही उसकी क्रिया होगी। ये हमें सबसे पहला बात याद रखना है। दूसरी बात यह है कि कर्ता के अनुसार क्रिया होनी चाहिए तथा उपसर्गों व अवयव का भी प्रयोग आवश्यक है। साथ ही साथ हमें संधि और समास का भी प्रयोग करना चाहिए और कभी कभी उपसर्गों और अवयव का भी प्रयोग हो। तीसरी बात यह है कि त्वम युवाम युवम सदैव मध्यम पुरुष के कर्ता होते हैं तथा इनके अनुसार क्रिया में बदलाव होता है। यदि त्वम है तो सी होगा, युवाम है तो थ होगा, युवम है तो थ होगा। इस प्रकार हमें इनका ध्यान रखना है। चौथी बात यह है कि अहम आवाम वयम सदैव उत्तम पुरुष के कर्ता होते हैं। बाकी सारे संज्ञा शब्द रूप व सर्वनाम शब्द रूप प्रथम पुरुष के कर्ता होते हैं। अगर अहम है तो आपको आमी लगाना है, आवाम है तो आवा लगाना है और वयम है तो आमा लगाना है। यह नहीं कि यदि अहम है तो हम ती लगा दिए या सी लगा दिए। वह उत्तम पुरुष एक वचन है तो अहम के साथ हमेशा आमी ही होता है और उसके साथ ही साथ लकार में भी ध्यान देना है। संस्कृत के अनुसार कार्य करते समय कारक के नियमों और उपपद विभक्तियों के नियमों का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपने पिछली कक्षा में उपपद विभक्ति पढ़ी है, कारक पढ़ चुके हैं। कारक के नियम अर्थात विभक्ति है ना, प्रथमा से लेके सप्तमी विभक्ति तक आपको ध्यान रखना है वाक्य बनाते समय। उपपद, ये उपपद विभक्ति आपने कक्षा 8 में पढ़ा है कि कुछ ऐसी शब्द होती हैं जिनकी वजह से उनके साथ जो शब्द होते हैं उनकी विभक्तियां बदल जाया करती हैं। तो ये उपपद विभक्ति का भी इसमें प्रयोग होता है। जब हम वाक्य बनाएंगे तो आपको ये बताएंगे। साथ ही साथ लकारों का ज्ञान होना चाहिए। छठवीं बात है कि हमें लकार, पांचों लकार का ज्ञान होना चाहिए और लकार का ज्ञान अगर नहीं है तो आपका वाक्य गलत बन सकता है। सातवीं और आखिरी बात यह है कि इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वाक्य सरल तथा छोटे बनाए जाएं। इससे अशुद्धि अर्थात गलती कम हो सकती है। आपको मैंने पिछली कक्षा में अनुवाद दिया था और उसका आज मैं अनुवाद आपको बताते जा रही हूँ। आप ध्यान से सुनिए और समझिए भी, ताकि आपको अनुवाद अच्छी तरीके से बनाने आ जाए। गंगा भारत की जीवनदायिनी नदी है। मैंने पहला यहाँ बनाकर आपको बताया है कि गंगा अर्थात स्त्रीलिंग, तो गंगा यहाँ विसर्ग नहीं हो सकता क्योंकि वो स्त्रीलिंग वर्ड है, इसलिए भारत की यहाँ षष्ठी विभक्ति है अर्थात भारतस्य यह होगा, सॉरी यहाँ क्या होगा, यह भारतस्य जीवनदायिनी नदी। जीवनदायिनी ये संस्कृत वर्ड ही है, नदी भी संस्कृत वर्ड है, अस्थि है का अस्ति अर्थात गंगा भारतस्य जीवनदायिनी नदी अस्ति। ये पहला आपको मैंने बता दिया। दूसरा है आपका व्यवहार कुशलता सफलता देती है। व्यवहार कुशलता, इन दोनों हमने शब्दों को जोड़ दिया अर्थात व्यवहार कुशलता। सफलताम सिर्फ एक बिंदी ले दे दिया, सफलता देती है लट लकार यक्षति, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं, सिर्फ देती है ये बदलाव होगा अर्थात होगा व्यवहार कुशलता सफलताम यक्षति। तीसरा है आपका माता का स्पर्श बच्चे के लिए वरदान होता है। माता का यहाँ आपका षष्ठी विभक्ति है तो होगा मातु, स्पर्श में आप विभक्ति लगा दीजिए। बच्चे के लिए यहाँ क्या हो जाएगा, बालकाय अर्थात बच्चे के लिए। वरदानम यहाँ एक म लगा दिए और होता है का भवती अर्थात मातु स्पर्श बालकाय वरदानम भवती। चौथा है आपका साधु संगति मार्गदर्शन करती है अर्थात साधु संगति विसर्ग लगा दिए, मार्गदर्शनम
करती का करोती। बहुत ही सरल वाक्य है ये, इसमें कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं हो रहा है। इसका ध्यान रखना है कि साधु संगति एक संस्कृत शब्द है, सिर्फ हमने एक विसर्ग का प्रयोग किया। मार्गदर्शन भी संस्कृति शब्द है, तो यहाँ एक हमने म का रूप लगा दिया और करती है का होगा करोती, अर्थात साधु संगति मार्गदर्शनम करोती। ये आपका हो गया चौथा। पांचवा है चश्मा व्यक्ति को देखने में सहायता करता है। चश्मा को कहते हैं उपनेत्रम, और व्यक्ति को देखने में इन चारों वर्ड के लिए हम एक वर्ड यूज़ करेंगे जनाए। सहायता म, करता है करोति, अर्थात हो जाएगा उपनेत्रम जनाए सहायताम करोति। छठवां है बाग के चारों ओर वृक्ष है। यहाँ हम उपपद विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि उपपद की वजह से विभक्ति बदल जाती है। बाग के यहाँ है षष्ठी विभक्ति, पर ये चारों का संस्कृत वर्ड होता है परितः। क्या होता है? परितः। इस परितः के साथ उसके आने वाले पहले वाले वर्ड की विभक्ति बदल जाएगी, अर्थात के जगह हम करेंगे उद्यानम, अर्थात परितः के साथ द्वितीय विभक्ति यूज होती है। कौन सी विभक्ति? द्वितीय विभक्ति यूज होती है। इसका खास ध्यान आपको रखना है। तो हो जाएगा कि बाग के चारों ओर वृक्ष हैं, ये बहुवचन है, अर्थात उद्यानम परितः वृक्षाः सन्ति, क्योंकि यहाँ है इसलिए हो जाएगा वृक्षाः सन्ति, उद्यानम परितः वृक्षाः सन्ति। अब है आपका सातवां, देव सभी में पूज्य होते हैं। देवाः में सप्तमी विभक्ति, सर्वेषु पूज्याः भवन्ति, अर्थात देवाः बहुवचन और यहाँ में सप्तमी विभक्ति, इसलिए हो जाएगा देवा सर्वेषु पूज्या भवन्ति। आठवां है भारत ऋषि मुनियों का देश है। भारतम ऋषि मुनि नाम, क्योंकि षष्ठी विभक्ति है, देशो अस्ति, हम संधि का प्रयोग करेंगे देशो अस्ति, अर्थात भारतम ऋषि मुनि नाम देशो अस्ति। ये हो गया आपका आठवां। और नौवां है कठोर परिश्रम सफलता की जननी है, अर्थात कठिनम परिश्रमम सफलताया, क्योंकि षष्ठी विभक्ति है, जननी अस्ति, हो गया कठिनम परिश्रमम सफलताया जननी अस्ति। आखिरी है भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र बहुत मनमोहक है। भारतस्य पूर्वोत्तरम क्षेत्रम मनमोहकम अस्ति। भारतस्य पूर्वोत्तरम क्षेत्रम मनमोहकम अस्ति। ये आपने पूरा संस्कृत अनुवाद सीख लिया, किस तरीके से बनाना है, किस प्रकार से विभक्तियों का प्रयोग करना है, किस प्रकार संधि का प्रयोग करना है और उपपद। और मैंने इसका आंसर भी आपको भेज दिया है, इसको आप ध्यान से देखिए और अपने कॉपी में उतारिए, और इसके बाद फिर आप मुझे इसे कर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए।